दोस्तों, जानो और सीखो के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक फ्यूचर के बारे में। आखिर ये फ्यूचर्स क्या होता है। दोस्तों, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है वीडियो डालने के लिए कि उन्हें फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है। तो पहले मैं इस वीडियो में फ्यूचर्स कवर करूँगा, फिर मैं अगले वीडियो में ऑप्शंस भी कवर करूँगा और फ्यूचर से रिलेटेड आपको और ऑप्शन से रिलेटेड आपको सारी जानकारियाँ दूंगा। तो पहला वीडियो जो है आज, उसमें हम बात करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में। आखिर फ्यूचर्स क्या होते हैं, इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, इस पर क्या क्या होता है, इसका ऑल XYZ सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफ़ी वीडियो शेयर किया हूँ, पुराने वीडियोस को भी देखिए और जो भी आपको वीडियो पसंद आए उसको शेयर कीजिए और ये नॉलेज दूसरों को भी दीजिए। तो चलिए हम जानते हैं स्टॉक फ्यूचर के बारे में। तो स्टॉक फ्यूचर के बारे में जो वीडियोस में हम एजेंडा क्या है आज का, पहले हम ये भी समझ लें। तो एजेंडा में है कि हम इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि डेरिवेटिव हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम जानेंगे कि फ्यूचर क्या होता है और ये फ्यूचर कैसे ओरिजिनेट हुआ। और हम इसके बाद जानेंगे कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग कैसे होती है। और हम ये भी जानेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और इसका स्टॉक प्राइस पे क्या मूवमेंट, क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये रहा एजेंडा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डेरिवेटिव क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो डेरिवेटिव कुछ ऐसी चीज़ होती है जो अपना जो वैल्यू होता है, जो उसका कीमत होता है, वो डिराइव करती है दूसरे किसी चीज़ से। तो अब उसका जो दाम होता है या उसका जो वैल्यू होता है वो किसी और चीज़ के वैल्यू या दाम पे डिपेंड करता है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको अगर समझना है तो एग्जांपल के तौर पे लीजिए पेट्रोल। अभी पेट्रोल का जो दाम है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड का प्राइस है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये क्रूड का प्राइस $10 पर बैरल बढ़ जाएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे पेट्रोल पंप पे या गवर्नमेंट जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो दाम बढ़ा देंगी पेट्रोल का। ऐसे ही आप कह लीजिए कि जो दही का दाम होता है वो दूध के दाम से लिंक्ड है, क्योंकि दूध इज़ रॉ मटेरियल फॉर दही, उसी से दही बनता है। तो अगर दूध का कल दाम डबल हो गया तो बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि दही का भी दाम तुरंत डबल हो जाएगा। तो डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ होते हैं जो अपना जो वैल्यू होता है वो डिराइव करते हैं किसी और कॉन्ट्रैक्ट से। तो अब आप समझ चुके हैं डेरिवेटिव क्या होता है। तो अब हम जानते हैं फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर जो है वो एक टाइप का डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव जानने का बस यही मतलब था, क्योंकि फ्यूचर भी एक डेरिवेटिव है, क्योंकि फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिराइव करता है अपना वैल्यू अंडरलाइंग स्टॉक से या अंडरलाइंग इंडेक्स से। तो फ्यूचर्स इज़ जस्ट वन सॉर्ट ऑफ डेरिवेटिव। अब ये फ्यूचर होता क्या है? फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बायर और सेलर के बीच में, जो किसी फ्यूचर डेट पे उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे एग्री होते हैं बाय और सेल करने के लिए। तो फ्यूचर इज़ जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड सेलर हु एग्री टू बाई और सेल दिस कॉन्ट्रैक्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस आफ्टर अ गिवन टाइम पीरियड, जो भी टाइम होता है। तो अब ये अगर आप इसको फ्यूचर्स को एक्चुअल मार्केट टर्म्स के रूप में जानना चाहें तो फ्यूचर्स बस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ लीजिए। इसको आप बेच और सकते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो जो स्टॉक या इंडेक्स का जो करंट वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब फ्यूचर्स का एक वैलिडिटी होता है और उसका एक एक्सपायरी टाइम होता है। फ्यूचर्स यूजुअली क्या होता है कि वो महीने भर की वैलिडिटी रहती है और उसका एक्सपायरी जो होता है हर महीने के आखिरी थर्सडे को होता है, लास्ट थर्सडे को उसकी एक्सपायरी होती है। और जो फ्यूचर्स होते हैं ये हमेशा केवल फिक्स्ड लॉट साइज़ में ही ट्रेड होते हैं। मतलब कि अब जैसे आप टाटा मोटर्स के एक शेयर को भी खरीद सकते हैं कैश में, 2 शेयर को भी खरीद सकते हैं, लेकिन जब फ्यूचर आप खरीदेंगे तो जो लॉट साइज़ टाटा मोटर का NSE डिसाइड करेगी, हर महीने वो डिसाइड करती है, तो आप केवल उतना ही एक लॉट खरीद सकते हैं एटलीस्ट। तो मतलब कि आप 1500 शेयर जो उसका लॉट साइज़ है टाटा मोटर्स का, आप कम से कम 1500 शेयर आपको लेना ही पड़ेगा उसका। तो ये देखिए आप इसमें काफ़ी रिस्क रहता है और ये काफ़ी बड़े वैल्यू का ट्रेड होता है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा ओरिजिन आखिर फ्यूचर का कैसे हुआ। ये बस इसलिए मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली फ्यूचर बनाया क्यों गया था। और इसका मेन पर्पस जो है वो हेजिंग होता है। फ्यूचर्स को हेजिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन लोग आज स्पेकुलेशन के लिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट आप इसको अगर समझेंगे हेजिंग क्या होती है और हेजिंग के पर्पस क्या होता है तो आप फ्यूचर्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी जापान में क्या हुआ कि पहले
राइस जैसे था, वो राइस एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जापान में राइस की बहुत ट्रेडिंग होती थी। तो अभी मान लीजिए कि 500 रुपीज़ पर बैग एक राइस बैग का दाम है। अभी जो वहाँ के किसान हैं उनको लगता है कि भाई मैंने अभी राइस बो तो दिया था, अब इसका फसल कर लिया हूँ, लेकिन अभी मुझे राइस को पूरा रेडी करने में 40 दिन या 30 दिन लगेंगे। अभी फार्मर को क्या डर है कि अभी तो 500 रुपये चल रहा है, अगर कल को मार्केट में 400 रुपये हो जाए दाम, उसका गिर जाए दाम, तब तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो अब वो, और ऐसे ही दूसरा सिनेरियो लेते हैं, तो एक रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट भी राइस यूज़ करता है। रेस्टोरेंट को 500 रुपये पे अभी करंट मार्केट प्राइस पे राइस मिल रहा है। अभी रेस्टोरेंट वाले को उसके एनालिसिस से आपसे लगता है कि कल को हो सकता है पॉसिबिलिटी कि राइस 600 रुपये का हो जाए, तो उसको लगता है कि तो मेरा रिस्क हो गया, 600 रुपये हो जाएगा तो मुझे 100 रुपये और देना पड़ेगा। तो वो भी सोच रहा है कि किसी तरह अपने इस रिस्क को कम करें, और फार्मर भी सोच रहा है अपने तरह से एक रिस्क को कम करें। अभी एक्सचेंज क्या करता है, इन दोनों को साथ लाता है। तो फार्मर क्या है, वो 500 रुपये पे अपने राइस को 1 महीने बाद भी बेचने को रेडी है, और जो रेस्टोरेंट है वो 1 महीने बाद भी 500 रुपये पे ख़रीदने को रेडी है। तो ये बन गया एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फार्मर क्या बोलेगा कि मैं तुम्हें 500 रुपये पे अपने राइस को भेजूँगा 1 महीने बाद। तो ये है एक्सपायरी टाइम। एक बैग हो गया लॉट साइज़, और 500 रुपीज़ हो गया उस जिस प्राइस पे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट हुआ। और ओपन इंटरेस्ट होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही बना तो ओपन इंटरेस्ट, इसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट को इंक्रीज़ होना। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनना, मतलब ओपन इंटरेस्ट 1 से इंक्रीज़ हो गया। तो ये होता है पूरा फ्यूचर्स का फंडा। तो फिर से एक बार देखते हैं कि फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर इज नथिंग बट जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस। अभी इंडेक्स फ्यूचर्स भी होता है, जैसे स्टॉक फ्यूचर्स होता है वैसे इंडेक्स फ्यूचर्स भी होता है। और वो इंडेक्स फ्यूचर कैसे अपना प्राइस डिराइव करते हैं, उनका प्राइस जो निफ्टी का करंट प्राइस है उसके इर्द गिर्द होता है, उससे डिराइव होता है वो प्राइस। और हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक वैलिडिटी होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपायरी। और हर एक्सपायरी जो होती है वो यूजुअली, जैसा मैंने आपको बताया, हर लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ को होती है। और ये दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपायरी के दिन होता है क्या एक्चुअली। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि वो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट होते हैं। तो जो भी स्टॉक प्राइस है आपका, वो स्टॉक प्राइस उस दिन का, जो लास्ट थर्सडे का, जो 3:30 पे जब मार्केट बंद होता है, जो स्टॉक प्राइस है, फ्यूचर उसी प्राइस पे आ जाएगा और उसको कहेंगे सेटल हो गया फ्यूचर। उसको सेटलमेंट प्रोसेस करते हैं कि फ्यूचर का प्राइस और स्टॉक का प्राइस एक हो जाएगा। तो ये तो था स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में। अब हम थोड़ा प्राइसिंग के बारे में जानते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, स्टॉक फ्यूचर्स लॉट्स में होता है। अब ये स्टॉक फ्यूचर जो होता है वो जो करंट उसका अंडरलाइंग स्टॉक है, अब या तो उससे थोड़ा ऊपर भी ट्रेड कर सकता है, उसके नीचे भी ट्रेड कर सकता है, और उसी प्राइस पे भी ट्रेड कर सकता है। वो ऊपर ट्रेड करता है तो हम बोलते हैं कि थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, नीचे ट्रेड करता है तो हम बोलते हैं थोड़ा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, और उसी पे ट्रेड करता है तो हम बोलते हैं कि नॉर्मल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये ज़ीरोधा से मैंने ऐड किया है। तो इसको फ्यूचर्स को अगर आपको ऐड करना है अपने मार्केट वॉच में, तो यहाँ औरो फार्मा टाइप कीजिएगा तो ये कुछ JUNFUT करके आ जाएगा। इसका मतलब ये औरोबिंदो फार्मा का जून का फ्यूचर्स है। ऐसे ही अगस्त और जुलाई का फ्यूचर है। यूजुअली हम मैक्सिमम 3 मंथ्स का फ्यूचर होता है। जैसे अभी ये जून चला है तो जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली एक्सचेंज पे होता है, और ये उसके आगे का नहीं हो सकता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जुलाई का हो ही हो, ये डिपेंड करता है कि अगर लिक्विडिटी है, अगर मार्केट में लोग उतने दूर का ट्रेड करने का, एक बायर और सेलर है जो जुलाई का एग्री है, ट्रेड करना चाहता है, तो ही वो बनेगा। लेकिन जितने आप आगे के महीने में जाएंगे उतना लिक्विडिटी कम होता है, और जो करंट मंथ है उसकी लिक्विडिटी हाई होती है। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं कि जून फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर और जुलाई फ्यूचर, इसको जब भी हम बाई करेंगे तो केवल एक लॉट साइज़ के में ही बाई कर सकते हैं। और जैसे औरोबिंदो फार्मा का लॉट साइज है 700, तो हम बस 700 ही उसका शेयर बाई कर सकते हैं एक बार। 700 या 1400 या 2100, केवल 700 के मल्टीपल्स में। तो ये हो सकता है, ये होता है फ्यूचर। ऐसे आप देखिए, निफ्टी का भी जून फ्यूचर है, जुलाई फ्यूचर है, अगस्त फ्यूचर है। जो करंट प्राइस निफ्टी है उससे थोड़ा ऊपर है, और जैसे जैसे ये ड्यूरेशन बढ़ रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, इसका थोड़ा प्रीमियम हम देखिए 9681 है, फिर यहाँ 9700 हो गया, 9725 है, थोड़ा प्रीमियम बढ़ता जाता है। तो ये हो गया फ्यूचर की प्राइसिंग के बारे में। अब ये महीने भर में जैसे ही स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे जाता है, ये उसी हिसाब से प्रीमियम मेंटेन करते हुए ये ऊपर नीचे जाता है। ये 10 रुपये बढ़ेगा तो ये 10 रुपये भी बढ़ सकता है, 10.5 भी बढ़ सकता है, और 9.5 भी बढ़ सकता है, लेकिन इससे आसपास ही रहेगा, इससे बहुत दूर नहीं जाएगा। डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी है, और फार्मा का अगर बहुत हाई बढ़ने की चांस है तो डिमांड बढ़ जाएगा और प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये प्राइसिंग होती है फ्यूचर्स की। तो अभी
दोस्तों एक्चुअल हम इसका पर्पस जानते हैं, इसको फ्यूचर्स को बनाया क्यों गया था। फ्यूचर्स को हेजिंग के लिए बनाया गया था। हेजिंग मतलब अपना रिस्क को कम करना। तो अगर सोच लीजिए आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है, यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास 1500 टाटा मोटर का शेयर है 400 रुपये पे, और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 460 रुपये। तो अगर वो 400 रुपये पे और करंट मार्केट प्राइस 460 चल रहा है, तो इसका मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है 60 रुपये का। 1500 इंटू 60 रुपये आपका टोटल फ़ायदा है। लेकिन अभी आपको लगता है कि भाई कल परसों मार्केट ख़राब हो सकती है, आप सोचते हैं इसको बेच दूंगा तो मेरा टैक्स देना पड़ेगा, मेरा 1 साल लिंक हुआ है, तो इसको चलो मैं क्या करता हूँ, अभी करंट मार्केट पोजीशन में अपने आप को हेज कर लेता हूँ। तो आप क्या करेंगे कि एक लॉट टाटा मोटर का, जो अभी लॉट साइज टर्नओवर का 1500 ही है, तो आप एक टाटा मोटर को 460 पे शॉर्ट कर देंगे। तो अब शॉर्ट कर दिया आपने, तो मान लीजिए कल वो 400 पे चला भी गया, तो आपका जो शेयर है उसका दाम तो 400 के ही हो गया, तो 1500 इंटू 400 इसका प्राइस रहेगा, और आपका 60 रुपये कम हो गया। लेकिन जो आपने शॉर्ट किया था फ्यूचर, उसमें आपको उतना ही फ़ायदा हो गया, 1500 इंटू 460। तो आपका स्टॉक वही का वही रहा, उसका दाम जितना कम हुआ उतना ही आपको फ्यूचर को शॉर्ट करने में फ़ायदा हो गया। तो ये हुआ आपका हेजिंग। तो ये पर्पस था जिसके लिए स्टॉक फ्यूचर बनाया गया। लेकिन आजकल स्टॉक फ्यूचर्स बस स्पेकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो। अंडरलाइंग लोगों के पास नहीं होती, फिर भी उसको स्पेकुलेट करते हैं, मतलब सट्टा सॉर्ट ऑफ लगाते हैं, कह लीजिए आप। तो अब हम जानते हैं स्टॉक फ्यूचर्स को हम कैसे खरीद सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि किसी भी ब्रोकर, जो भी ब्रोकर आपको, या एनएससी है, ये एनएससी और ब्रोकर्स के पास आपको लॉट साइज़ किसी भी का, और कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका पर्टिकुलर एक्सपायरी का लॉट साइज़ डिसाइड होता है, प्राइस डिसाइड होता है, और मार्जिन डिसाइड होता है। अभी ये मैंने जीरोधा के साइड से उठाया है, देखिएगा आप देख सकते हैं नॉर्मल मार्जिन और MIS मार्जिन। तो एक्सचेंज ये मार्जिन प्राइस डिसाइड करता है, और उतना ब्रोकर्स भी आपसे लेते हैं मार्जिन, उससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ा कम भी ले सकते हैं, बट ऑलमोस्ट उतना ही लेते हैं। तो नॉर्मल मार्जिन होता है कि मैंने बताया कि आपको फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे पे, तो ऑलमोस्ट 26 से 27 से 28 ऑलमोस्ट, या कभी कभी 30 दिन भी हो जाता है, उसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो आपको 400 शेयर का एक लॉट खरीदने में आदित्य बिरला नुवो का यहाँ पे कम से कम 84519 मार्जिन चाहिए, अगर आप उसको एक से ज़्यादा दिन के लिए होल्ड करना है। तो आपने फ्यूचर लिया, आप उसको 10 दिन और होल्ड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि 10% बढ़ जाएगा, तो आपको इतना मिनिमम नॉर्मल मार्जिन चाहिए पहली बार खरीदने के लिए। और MIS क्या होता है कि सपोज़ आपको इंट्राडे में ही उसको खरीदना और बेच देना है, तो उसमें रिस्क कम रहता है एक्सचेंज का, क्योंकि मान लीजिए आज बंद हुआ एक्सचेंज, कल खुला और कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया प्राइस में, कोई बुरी न्यूज़ आ गई, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। लेकिन इंट्राडे में वो रिस्क कम है, क्योंकि अगर न्यूज़ आई भी तो जैसे जैसे कम होगा एक्सचेंज को पता चल जाएगा कि वो कम हो रहा है, उसका प्राइस गिर रहा है। तो ये जो इंट्राडे की मार्जिन होती है वो लेस होती है, और जो नॉर्मल मार्जिन होता है वो ज़्यादा है। तो आपको कभी भी स्टॉक फ्यूचर जब भी खरीदना है, तो आपको मिनिमम, अगर नॉर्मल खरीदना है वो कंटिन्यू करने के लिए, होल्ड करने के लिए, तो इतना मार्जिन होना चाहिए, और MIS में खरीदना है तो, और ये हर स्टॉक के लिए अलग अलग मार्जिन होता है जो एक्सचेंज डिसाइड करती है। तो ये तो इनिशियल मार्जिन कैसे, इसको पहली बार जो आपको होना चाहिए। उसके बाद एक मेंटेनेंस मार्जिन भी होता है। सपोज़ आपने खरीद लिया स्टॉक को, अब आपने इस स्टॉक को खरीद लिया, अब इसका प्राइस थोड़ा नीचे गया, तो यानी आपको लॉस हो रहा है। तो आपने पहले तो 85,000 रखा था, आपने खरीद लिया, अब आपका से इसका प्राइस 4 रुपये नीचे चला गया, तो आपको 400 इंटू 4 रुपीज़, जो लॉट साइज इंटू 4 रुपीज़ डिफरेंस है, उतना लॉस हो रहा है। तो अगर ये लॉस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो एक्सचेंज के लिए रिस्क आ गया। हो सकता है ये बहुत नीचे चला जाए, आप उतना पे ना कर पाएँ पैसा। तो वो एक मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन का एक कंसेप्ट होता है कि आपको कम से कम उतना रखना ही है। ये मेंटेनेंस मार्जिन आपका ब्रोकर डिसाइड करता है। तो सपोज़ यहाँ पे अगर 30% का है, 20% का है, तो जैसे आपका ये वैल्यू 40,000 के नीचे जाएगी, तो आपने 85 का ख़रीदा, लेकिन आपका 10,000 इसका सपोज़ प्राइस गिर गया, से 20 रुपये गिर गया, तो 4 टू 18,000 का ऑलमोस्ट लॉस हो गया। तो अगर ये 18,000 के नीचे एक हो गया, कम लॉस हो गया, तो उसमें एक जो एक्सचेंज डिसाइड करता है उसके नीचे आपका जाएगा, तो वो स्क्वायर ऑफ कर देगा वो पोजीशन, या आपसे बोलेगा कि और पैसे डालो इसमें। तो वो होता है मेंटेनेंस मार्जिन, जितना आपको मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है अगर आप इस पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। MIS में मेंटेनेंस मार्जिन भी होता है, और इसमें भी होता है, इसमें कंटिन्यू करने को होता है, इसमें दिन में कंटिन्यू करने के लिए होता है। तो ये तो हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में। अब जो लास्ट चीज़ हम जानेंगे ओपन इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों ओपन इंटरेस्ट, जैसा मैंने बताया था, जैसे ही नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और कमिटमेंट्स आउटस्टैंडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ऑन ऑफिशियल एक्सचेंज ऑन
एट एनी वन टाइम। तो ये तो डेफिनेशन हो गया कि कितने एक एक्सचेंज पे किसी गिवन टाइम पे कितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी सेटल नहीं हुए, जैसे किसी ने बाई किया, किसी ने सेल किया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नया बन गया, अभी वो आउटस्टैंडिंग है, अब जब तक एक्सपायरी नहीं हुई वो सेटल नहीं हुआ है, तो अभी वो ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर लोग अपना नए नए कॉन्ट्रैक्ट बनाते जाएंगे, नए नए बायर सेलर आते जाएंगे, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता रहता है। और ये ओपन इंटरेस्ट को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ओपन इंटरेस्ट कैसे होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, और जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है, प्राइस इंक्रीज़ होता है, या स्टॉक का प्राइस डिक्रीज़ होता है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ होता है, तो उससे क्या आप इन्फरेंस निकाल सकते हैं और क्या समझ सकते हैं और कैसे उसको ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक भी आएगा स्क्रीन पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने बता दिया है कि ओपन इंटरेस्ट का डिटेल में क्या होता है। तो दोस्तों फिर यही था आज का पूरा वीडियो। आपको मैंने स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बताया, और आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शंस के बारे में, रेंको चार्ट्स के बारे में जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर स्टॉक्स को हम इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कैसे करें। चार्ट तो हम देख लेंगे, लेकिन सेलेक्ट कैसे करें, किस स्टॉक में ट्रेड करें। तो इस पर भी एक वीडियो आएगा जल्दी ही। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं इसको दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिए। पुराने वीडियोज़ देखिए, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।